अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इंडियन एयरफोर्स ने रात गए पाकिस्तान के 6 मुख्तलिफ मकामात कोटली, अहमदपुर, शर्किया, मुजफ्फराबाद, बाग, मुरीदके और शकरगढ़ के इलाकों में 24 हमले किए, जिसमें 8 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 35 जख्मी हुए। पाक फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडिया के 5 जंगी जहाज और मुतअद्दिद ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर तबाह कर दिए, जिसके बाद पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि अगर इंडिया ने जंग को बढ़ावा दिया तो यह न्यूक्लियर जंग भी हो सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक अगर दोनों मुमालिक के दरमियान न्यूक्लियर जंग शुरू हुई तो जिम्मेदार इंडिया होगा। जंग का ऐसा मौका आता है जिसमें न्यूक्लियर ऑप्शन जो है दोनों तरफ से इस्तेमाल होने का अंदेशा हो सकता है, तो वो मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है भारत पे आए। जंग जो है उन्होंने ऑल आउट वॉर जो है वो इम्पोज की इस खित्ते के ऊपर, और इस किस्म के खतरात जो है आगे कि जो है जिसमें एक स्टैंड ऑफ हो जाता है किसी मुतद्दी को खुदा खासा जो है न्यूक्लियर जंग। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह अफवाज को इंडिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और शहरियों पर इंडियन हमले का जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार मुसल्लह अफवाज के पास है। वजीर आजम की जेर सदारत NSC के इजलास के बाद जो इलामिया जारी हुआ उसके मुताबिक पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपने दिफा का हक हासिल है। नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना आलमी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी। आपको बताते चले कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने रात गए किए जाने वाले इंडिया के बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इंडिया फिजाइया के 3 रफाल समेत 5 जेट तैयारे जो हैं वो मार गिराए और बनारला, शकरगढ़ और कोटली में इंडियन ड्रोन्स और मुतादिद क्वाडकॉप्टर्स भी तबाह किए। LOC पर इंडियन इश्तियाल अंगेजी के जवाब में इंडियन फौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और एक बटालियन हेडक्वार्टर समेत मुतादिद पोस्टों पर हमला किया गया और उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया। भारी नुकसान उठाने के बाद इंडिया ने LOC पर जो राजकोटी और वादी लीपा की चेक पोस्टों पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने खबरदार किया कि पाकिस्तान ने अभी सिर्फ अपने दिफा का इस्तेमाल किया है और जवाब अपने मुंतखब वक्त, मकाम और तरीके से इंडिया को दिया जाएगा। Responded in self-defense. It is India which Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के हमले को अफसोसनाक करार दे दिया, जबकि अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी पाकिस्तान और इंडिया के कौमी सलामती के मुशीरों से बात की। दोनों ममालिक पर जोर दिया कि राब्तों के जराए खुले रखें। No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries. No, I just hope it ends. इसके अलावा बरतानिया, चीन, टर्की, फ्रांस, जापान, रूस और UAE समेत अक़वाम मुत्तहिदा ने इंडियन हमलों पर तशवीश का इज़हार किया। आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन भी दोनों जानिब से मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वहां पर भी इज़हार ख्याल करते हुए और उसके बाद कौम से खिताब में भी कहा कि दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करने की नापाक कोशिश की, लेकिन हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल है उनको मार गिरा। 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करें और हम और इनके जहाज गिराएंगे। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं कर सकता, हम यूनाइटेड है, पाकिस्तान हमारा रेड लाइन है अवाम के पास। आपको बताते चले कि इंडिया ने भावलपुर और मुरीदके के जिन इलाकों को टारगेट किया, हमले से पहले पाकिस्तान की जानिब से आज सुबह 6 बजे बजरिए जहाज नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को इन इलाकों का दौरा करने का प्रोग्राम बनाया गया था, जो इंडियन फिजाई हमले के बायस फिर मुलतवी किया गया और फिर सहाफियों को 10 से 11 बजे के करीब बजरिया रोड वहीं ले जाया गया। अब यहां पर 2 चीजें हैं नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की सलाहियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर सहाफियों को ले जाया जा रहा था। जंग शुरू होने से पहले पाकिस्तान के पास इतलात थी कि इंडिया इन इलाकों को निशाना बनाया जा सकता है।
और इसीलिए नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को वहां ले जाया जा रहा था ताकि यह दिखाया जा सके कि वहां पर कोई टेररिस्ट सेंचुरीज जो हैं वो नहीं है और सिविलियन इलाके हैं। यानी गुज़श्ता रोज से यह प्लान था हमले से पहले। तो अगर वहां पर कोई भी टेररिस्ट कैंप्स होते तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों यह फैसला करती कि नेशनल, लोकल और जो इंटरनेशनल मीडिया उनको ले जाया जाए। आपको बताते चले कि गुज़श्ता रोज हमले से चंद घंटे पहले ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ने लाइव विद आदिल शाजिब में गुफ्तगू करते हुए वार्न किया था कि इंडिया किसी भी वक्त कंट्रोल पर हमला कर सकता है, लेकिन अगर हमला किया गया तो हम 2 कदम आगे बढ़कर उसका जवाब देंगे। एक ड्रामा रचाया, इंडिया ने रचाया है। अगर उसकी उसको बुनियाद बना के वो कोई करना चाहते हैं, विच शुड बी आई थिंक बहुत हाईली कंडेम होगा सारी दुनिया में, तो उसका जवाब जो है हम बिल्कुल उसके जो 2 कदम आगे ही होगा जो वो करे। नाज़रीन, जहां जहां अटैक हुए उन तमाम मकामात से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉर न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट मुजफ्फराबाद में मौजूद है अब्दुल्ला मोहम्मद, मुरीदके से मियां मोहम्मद शुएब और बहावलपुर से आरिफ हयात, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी नदीम अफजल चंद और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिया लोधी, जबकि दिफाई तजियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मियां मोहम्मद शुएब, मैं पहले आपके पास आऊंगा। मुरीद के ये वो जगह है जब गुज़श्ता रोज इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने यह प्लान किया था कि सुबह 6 बजे एक लोकल और इंटरनेशनल मीडिया का डेलीगेशन एग्जैक्टली जहां पर अटैक हुआ इस जगह पे जाना था, लेकिन जैसे ही रात को 3 बजे अटैक होता है तो वो फिर पोस्टपोन कर दिया गया, बाय एयर जाना था। आपने सारा दिन वहां पे गुजारा मुरीदके में जहां पर अटैक हुआ, क्या जगह थी वहां पे और आपने वहां पे क्या देखा और मकामी लोग क्या कहते हैं? जी आदिल भाई, शुक्रिया। मैं इस वक्त मुरीदके में ये गवर्नमेंट मेडिकल एंड एजुकेशन कम्प्लेक्स है जिसमें ये आज दुश्मन की जानब से बुज़दिलाना रात की तारीखी में जो हमला किया गया, ये बिल्कुल मेरी बैक साइड पे ये तकरीबन 200 एकड़ पर मुश्तमिल ये मेडिकल एंड स्पोर्ट कम्प्लेक्स है और इसमें जो है तकरीबन 11 जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जिसमें मेडिकल हो, उसके साथ साथ एजुकेशन के हवाले से स्कूल, हायर सेकेंडरी और इसमें दर्स निज़ामी और हिफ्ज़ की जो क्लासें 3000 के करीब जो बच्चे हैं इसमें पढ़ते हैं। तमाम जो इसकी एक जामिया मस्जिद है जिसमें जो नमाज अदा की जाती है और उसके साथ साथ बच्चे जो है कुरान की तालीम हासिल करते हैं। तो इसमें जो रात की तारीखी में जो मेरी यानी शाहिदीन से बात हुई कि रात 12:40 पर जो दुश्मन की जानिब से बुज़दिलाना जो अटैक किया गया जिसमें एक मिसाइल दागा गया जो बिल्कुल मस्जिद के बिल्कुल 100 मीटर के फासले पर एक रहायशगाह थी जिस पर ये मिसाइल पहला दागा गया, जिसके नतीजे में 2 घर जो है वो ज़मीन बोस हो गई। इसके बाद दूसरा जो 2 अटैक किए गए वो मस्जिद की बिल्कुल छत पर किए गए और एक अटैक जो है वो जो इस मस्जिद का एडमिन ब्लॉक था उसके बिल्कुल सामने किया गया, जहां जो 3 जो एक सिक्योरिटी गार्ड और 2 जो मजदूरी की नीयत से यहाँ लोग आए हुए थे वो रहायश पजीर थे, जो तीनों जो नौजवान है वो शहीद हो गए इस अटैक के नतीजे में। तो यहाँ मेरी यानी शाहिदीन से जो सुबह से मैं कवरेज कर रहा हूँ वो बात हुई, उनके हौसले जो है वो बुलंद थे। उनका कहना था कि दुश्मन इस तरह की बुज़दिला कार्रवाइयों से हमारे। शुएब, आप ये बताइएगा जो इंडिया क्लेम कर रहा है कि यहाँ पर टेररिस्ट कैंप्स थे, आपको कितने टेररिस्ट कैंप्स वहाँ पे नजर आए? देखिए आदिल भाई, मैंने भी सुबह से मैं यहाँ हूँ, अंदर विजिट किया, जो इंटरनेशनल मीडिया वो भी हमारे साथ था। मस्जिद में बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, वहाँ कहाँ जो एक, क्योंकि ये जो मोदी है, मोदी की तो शुरू से आदत है इल्ज़ाम लगाना। बुज़दिल जो दुश्मन होता है वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है, तो उसने ये इल्ज़ाम लगाना उसका वतीरा, और वो माजी की तरह इस बार भी उसने वही वतीरा अपनाया और यहाँ जो है वो अटैक किया। नहत्ते शहरी और मासूम जो बच्चे हैं तालीम की घर से जो आते हैं उन पर जो हमला करना वो बुज़दिल दुश्मन ही कर सकता है, कोई जो इंसानियत रखने वाला कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ हमें तो ना कोई कैंप नजर आया, एक मस्जिद है, मस्जिद पर जो इबादत गाह है उस पर अटैक करना, ये किसी जो कोई भी मजहब जो दुनिया का इसकी इजाजत नहीं देता। तो इस तरह का अगर कोई आरिफ हयात, ठीक है आरिफ हयात, आप बहावलपुर में मौजूद हैं जहां पर भी ये इस तरह का बुज़दिलाना अटैक ये कहकर कहा गया कि वहां पे भी टेररिस्ट कैंप्स थे, आपने क्या देखा? सारा दिन आप वहां से आज रिपोर्टिंग करते रहे। आदिल, जिस तरह शुएब ने कहा कि वहाँ पर मस्जिद
को टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ पर भी मस्जिद को ही टारगेट किया हुआ है। भावलपुर में सिटी से चंद किलोमीटर के फासले पर ये मस्जिद वाक़ है और लाजिमी बात है कि जहाँ पर मस्जिद हो तो लोग वहाँ पर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चे वहाँ पर होते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत होती है। तो उसमें मासूम शहरी भी शहीद हुए। और यहाँ पर जो हमने ऐनी शाहिदीन से बात की तो उन्होंने हमें ये इतला दी, ये बताया कि 3 मिज़ाइल यहाँ पर दागे गए थे, मारे गए थे। 2 मिज़ाइल उसी वक्त और 1 मिज़ाइल थोड़े से वक्फे के बाद। और इसी के नतीजे में ये मासूम शहर है जिसमें बच्ची और जो बच्चे और बच्चियाँ हैं तो वो ख़वातीन भी उसमें शामिल थी और वो वहाँ पर शहीद हुए हैं। उन तमाम शुहदा का नमाज़ जनाज़ा तो पढ़ाया गया यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैंने नोट की है आदिल के, जब यहाँ के लोगों से बात की कि उन्होंने कहा कि जैसे ही मिज़ाइल यहाँ पर गिराए गए तो फ़ौरन उसी वक्त सारे लोग जो है तो अपने घरों से निकल पड़े, ख़वातीन भी घरों से निकल पड़ी और उस चायवकुआ तक पहुँची और वहाँ पर उन्होंने ख़ुद इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया। पूरा दिन में भावलपुर में घूमा फिरा हूँ लेकिन किसी के चेहरे पर एक तासुर भी खौफ का नहीं देखा है। सारे लोग जो हैं तो वो मामूल के मुताबिक वो अपने काम कर रहे हैं। भावलपुर में ज़िंदगी बिल्कुल मामूल के मुताबिक हैं, सारे बाजार ओपन हैं। यानी आरिफ आप ये कह रहे हैं कि जिस जगह को निशाना बनाया गया वो वहाँ पर मस्जिद थी और जो उनका क्लेम है कि बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट कैंप था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये जवाब आपसे लूँगा लेकिन मैं उनको ये भी कहूँगा कि अगर हम अब्दुल्ला मोमन को मुजफ्फराबाद से ले सकते हैं। जी आरिफ, ऐसा है कि मस्जिद हैं, मस्जिद हमेशा आबादी के अंदर वाली जगह में होती हैं और उनसे मुतसिल घर भी थे तो घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मस्जिद के दीवारों को और उसके बिल्कुल जो छत है वो बिल्कुल नीचे गिर गई हैं, उनको भी शदीद नुकसान पहुंचे हुए। करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा हुआ, उसमें लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग उसमें ज़ख्मी लोग ज़्यादा लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए, उनको करीब अस्पताल पर मुंतकिल कर देंगे। तो हमेशा इस तरह होता है कि मस्जिद में लोग बैठे रहते हैं, खुसूस तौर पर इन इलाकों में लोग रात गए तक बैठे रहते हैं। तो अगर कोई मस्जिद में बैठा हुए कुरान पाक की तिलावत कर रहा है तो उसको टेररिस्ट न समझा जाए। इस तरह तो मंदिरों में गुरुद्वारों में भी लोग बैठे होते हैं, क्या हम उनको भी टेररिस्ट तस्वर करेंगे? तो ये पहले से ही पाकिस्तान को और यहाँ के लोग पहले से ही पाकिस्तान को टारगेट बना रहे थे, इस तरह दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहे थे। लेकिन हमने देखा कि मस्जिद में उस वक्त भी लोग पढ़ रहे थे, उसके अतराफ़ में जो घर थे तो वहाँ पर भी लोग ज़ख्मी हुए और वहाँ पर भी लोग शहीद हुए हैं। तो उनका क्या फिर कसूर था? चले आरिफ आयत, बहुत शुक्रिया डिटेल अकाउंट का। भावलपुर से इस वक्त मुजफ्फराबाद से अब्दुल्ला मोमन हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला, मेरी और आपकी सुबह तकरीबन 8 बजे जब बात हुई आप मुजफ्फराबाद पहुंच चुके थे और उस वक्त जो आपने मुझे बताया और उसके बाद पूरा दिन आप वहां से रिपोर्टिंग करते रहे और जिस तरह इंडिया ने क्लेम किया कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट कैंप था जिसको निशाना बनाया गया, आपने क्या देखा वहां पर सारा दिन? जी बिल्कुल आदिल, ये मुजफ्फराबाद से तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत पर एक पहाड़ी के ऊपर ये मस्जिद वाक़ है जिसके आसपास तकरीबन 100 से 200 घराने हैं और ये मुकामी मस्जिद है जहाँ पर लोग जो है वो नमाज अदा करते हैं। तो तकरीबन 7 बजे हम मुजफ्फराबाद के इस मस्जिद के करीब पहुँचे तो इंतहाई सख्त सिक्योरिटी थी, पाकिस्तानी फ़ौज के दस्ते, जबकि इसके साथ साथ मुकामी पुलिस और हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ वहाँ मौजूद थी। और 15 से 20 मिनट पैदल चलने के बाद हम उस मस्जिद के मुकाम तक पहुँचे और वहाँ पर जो मुकामी आबादी थी वो भी बाहर निकली हुई थी और सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए थे। तो उस जो मुकामी मस्जिद है उस पर हमने जब मुकामी लोगों से पूछा जो ऐनी शाहिदीन थे उसके बिल्कुल मस्जिद के पास, तो उनका कहना था कि 12:25 पर रात को पहला मिसाइल इस मस्जिद के ऊपर गिरा और उसके बाद जब लोग बाहर आए तो उसके बाद दूसरा मिसाइल आया और फिर तीसरा मिसाइल उसी मस्जिद के ऊपर गिरा। और इसके साथ साथ जो अतराफ़ में 3 से 4 मिसाइल जो है वो इंडिया ने मज़ीद फायर किए मुजफ्फराबाद के इस इलाके में जिसे शिवाई नाला कहते हैं। तो वहाँ पर जब लोग बाहर निकले और उन्होंने देखा कि मस्जिद पर मिसाइल जो है वो इंडिया की जानिब से दागा गया है तो लोग बाहर निकलना शुरू हुए। उसके बाद जब दूसरा मिसाइल गिरा तो उससे जो है वो लोग ज़ख्मी हुए और उसमें एक 16 साल निमरा भी थी जो सीमिच में इस वक्त जो है वो ज़ेर इलाज है। ये मुकामी आबादी का मस्जिद है जो हमें बताया गया है और यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई दहशतगर्द कैंप नहीं है बल्कि मुकामी मस्जिद है। तो इस वक्त जो है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके थे, वज़ीर इत्तलात तशरीफ़ ला चुके थे, पाकिस्तानी फ़ौज के जो एहलकार है, अफसरान है वो यहाँ पर आ चुके थे। और इसके साथ साथ हमें बताया गया
गया, लेकिन हम आज़ादाना तरीके से उसको वेरीफाई नहीं कर सके कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक टीम भी इस मस्जिद पर इस मस्जिद का उन्होंने दौरा किया और उन्होंने जो शवाहिद है वो वहाँ से इकट्ठे किए। ये एक मस्जिद है पहाड़ी के ऊपर और मिसाइल गिरने से ये मस्जिद जो है तकरीबन मुकम्मल तौर पर उसका वो ज़मीन बोस हो चुकी थी। अब्दुल्ला, आप ये जो कह रहे हैं, बल्कि सुबह 7 बजे जब मेरी और आपकी बात हुई तो आपने मुझे कहा कि हम पहुंच चुके हैं पहाड़ी के ऊपर, ये मस्जिद है जिसको निशाना बनाया गया, और अब आप ये कह रहे हैं कि वो एक मकामी मस्जिद थी जिसके इर्द गिर्द जो है सैकड़ों मकानात हैं और छोटा सा शायद ये कस्बा है। जो दावा है वो ये कि बहुत बड़ा टेररिस्ट कैंप था। कोई टाइनी बिट ऑफ एविडेंस आपको मिला कि ये जो कहा, मतलब वहां पे भी सिविलियन आबादी को ही टारगेट किया गया? जी बिल्कुल आदिल, मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो मेरे लिए भी ये था कि जो रिवायती बातें होती है उससे मैं आज़ादाना तौर पर कुछ चीज़ जो है वो निकालूँ। तो मैंने कोई 50 से 60 लोग जो मुकामी थे उनको इंटरव्यू किया और उनसे बात की, जबकि इसके साथ साथ मैंने आज पूरा CMH में मैं वहाँ पे गया, मैंने चेक किया तो CMH में सिर्फ 2 जो ज़ख्मी थे वो मौजूद थे, जिसमें एक निमराती 14 साल और एक दूसरा नौजवान था जो इस हमले में ज़ख्मी हो चुका था। लेकिन आज़ादाना ज़राए से हम इस चीज़ की तस्दीक नहीं कर सके कि ये जो मस्जिद है ये कोई ट्रेनिंग कैंप था या ये किसी अस्करियत पसंद ग्रुप का कोई मरकज़ था जहाँ पे इंडिया मुखालिफ जो है वो ट्रेनिंग दी जाती थी। तो आज़ादाना तौर पर हम इसकी तस्दीक नहीं कर सके। 50 से 60 लोगों से हमने पूछा, लेकिन सबका मानना ये था कि ये मुकामी मस्जिद है, यहाँ पर इस तरह की कोई ट्रेनिंग कैंप जो है वो मौजूद नहीं है। चले, मुजफ्फराबाद से अब्दुल्ला मोमन, भावलपुर से आरिफ हयात और मुरीदके से मियां शुएब डॉन न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट्स नाज़रीन बिल्कुल वहां पर मौजूद हैं जहां पर रात को ये बुज़दिलाना हमले हुए, और आपने तीनों का फर्स्ट हैंड अकाउंट सुना कि कोई टेररिस्ट कैंप नहीं था। और 50-60 लोगों से जिस तरह मुजफ्फराबाद में अब्दुल्ला मोमन मौजूद हैं वो बता रहे थे, उनकी बात हुई, मकामी आबादी की एक छोटी सी मस्जिद को निशाना बनाया गया। तो नाज़रीन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आज जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बड़ा खुल के जिस तरह से उन्होंने खिताब किया, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ जिसमें यह तय कर लिया गया है कि अब जवाब जो है वो पाक फौज देगी, और वक्त और उसके स्केल का और जिस तरह का अटैक होगा, जगह का तयन जो है उसके फैसले का इख्तियार भी पाकिस्तान की फौज को दे दिया गया है। वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब नदीम अफजल चंद और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा में ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपने जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे जहां जहां पर रात को इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया, सिविलियन आबादियों पर हमला किया, मुजफ्फराबाद, भावलपुर, मुरीदके, उसके अलावा कोटली में और नारोवाल में भी बाकी तफसीली गुफ्तगू भी हम करेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप थी वो बिल्कुल हमें एक पेज पे नजर आई, और कई अरसे बाद हमने देखा, चाहे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब हों, या बैरिस्टर गौर साहब हों तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, एक ही बात उन्होंने की कि आगाज इंडिया ने किया है, अब पाकिस्तान के पास पूरा हक है कि हम जिस वक्त जवाब दें, जिस स्केल का जवाब दें, ये फैसला भी अब अफवाज पाकिस्तान के पास चला गया है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद है। चंद साहब बहुत शुक्रिया, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही किया इंडिया ने, लेकिन जहां जहां वो कह रहे हैं टेररिस्ट कैंप थे, वो सिविलियन आबादियों को उन्होंने निशाना बनाया। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने फैसला कर लिया, आज आपने देखा बिलावल साहब ने बड़ी एक स्ट्रांग स्पीच की कि अब हमारे पास अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक है, हम जिस वक्त भी जवाब देना चाहें। क्या कहिएगा सर? बिस्मिल्लाह। देखें जी आदिल भाई, बिलावल साहब ने जो स्पीच की उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कल भी और आज भी कि टेररिस्ट का कोई ना मजहब होता है, ना मुल्क होता है, ना कोई खित्ता होता है, टेररिस्ट होता है जी। और पाकिस्तान की अफवाज और हमारी फोर्सेस जितना दहशतगर्दी का शिकार रही हैं और पिछले 20-30 साल से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं, तो दुनिया सारी को पता है, खा ये इस खित्ते में अफगानिस्तान में जंग हो या जो भी हो, अल्टीमेटली विक्टिम हम बने हैं, और हम विक्टिम दहशतगर्दी की सूरत में बने हैं। हम दहशतगर्दी की पनाहों की सूरत में नहीं बने, हमें दहशतगर्दी का शिकार हम हुए। अब पाकिस्तान ने इसके बाद जो पहलगाम में हुआ सबूत भी मांगे,
कहा कि हम तावन करने के लिए भी तैयार हैं। इससे मेरे ख्याल है किसी जिम्मेदार रियासत का इससे बेहतर मौक़िफ़ तो नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने किया, मैं समझता हूँ सिविलियन के ऊपर और हमारी मसाजिद के ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ी ज़्यादती है। और इनके ऊपर मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो जंगी जराइम है उसके मुताबिक हमें मुकदमात करने चाहिए। और कौम देखे जंग अब कुछ भी इस खित्ते में अब एटॉमिक पावर्स है दोनों जी, लेकिन अगर कोई समझता है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से दबा लेगा वो तो उनकी गलतफहमी है। और उनको ये भी पता लगा, उनको ख्याल था ये कौम तकसीम है, आपस में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, शिद्दत है, शायद हम इसका फायदा उठाएंगे। मोदी ने अपने इलेक्शन का भी फायदा उठाना था। हिंदुआता अप्रोच जो उसकी एक्सट्रीमिस्ट एक अप्रोच, इंतहा पसंदाना सोच है उसके इस वक्त जो है जो, तो मेरे ख्याल में उसको उसका मुंह तोड़ जवाब भी मिला है और आइंदा भी मिलने की तवक्को है। और बिल्कुल एज ए पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि हमें किसी सूरत भी हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। आज भी ये कल भी जो हुआ ये दहशतगर्दी हुई है। अगर मासूम बच्चे मारे गए हैं तो अगर हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर से या किसी और बॉर्डर से मारे जाते हैं तो हम कहते हैं ये दहशतगर्दी है, तो ये उससे बड़ी दहशतगर्दी। और चंद साहब एक दूसरी बात जो तमाम हमारी पॉलिटिकल और अस्करी क़यादत ने बार बार एक बात कही, खुल के कही कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने पहल की तो फिर हम आपको 2 कदम बढ़कर जवाब देंगे। जवाब रात को भी उन्हें मिला और मेरे ख्याल में कि जो आसार हमें नजर आ रहे हैं, अब पाकिस्तान को एक डिटेरेंस भी क्रिएट करना है कि ऐसे नहीं है कि कोई आके हम पे अटैक कर देगा और हम इसी तरह। मेरे ख्याल है उनको बहुत बड़ा जवाब रात को मिल गया है जी। और अगर मैं समझता हूँ कि अब भी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को, इंटरनेशनल फोर्सेस को और जो एक बैरूनी ताकतें हैं उनको मुदाखलत करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कौम ने तो ये मैसेज दिया, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी दिया है कि हम एक हैं और हम जवाब देने का हक रखते हैं। और उन्होंने अपनी फ़ौज को इख्तियार भी दिया है जब मर्जी आप करें। लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि हम जिम्मेदार रियासत के तौर पर हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं। इस खित्ते को हम जंग की तरफ नहीं धकेलना चाहते। अगर आज हम मासूम बच्चों का जनाजा पढ़ रहे हैं तो हम कतई नहीं चाहते कि किसी और मुल्क में कोई जनाजा पड़े या कोई मासूम जाने जाए या बेगुनाह जाने जाए, अनलेस कि आप पे जवाब देना मुसल्लत कर दिया देखें। अगर जवाब देना मुसल्लत कर दिया गया है और अगर मजीद खुदा न खास्ता आज रात को कुछ होता है या 1-2 दिनों में आगे होता है या प्रॉक्सी वॉर जिस तरह वो कर रहे हैं इंडिया हमारे खित्ते में, हमारे मुल्क में, बलूचिस्तान में, KPK में, हमारे पंजाब में भी अब शुरू हो गए, तो मेरे ख्याल में फिर तो जवाब देना पड़ेगा। फिर जवाब बनता है। लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह करे हम इस खित्ते में जंग से बच जाए। और दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दी है कि अगर हम अभी भी रिस्ट्रेंट से काम ले रहे हैं, अगर ये सिलसिला मजीद बढ़ाया गया तो दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं और न्यूक्लियर खुदा ना ख्वास्ता न्यूक्लियर जंग हो भी सकती है और उसकी पूरी जिम्मेदारी इंडिया पर होगी। लेकिन जी इस वक्त तो जिम्मेदारी बिल्कुल मैं समझता हूँ इंडिया पे ही होगी। और हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस की भी ये ख्वाहिश है और हमारे मुल्क के अंदर भी जो रायामा पाई जाती है वो बिल्कुल हमें जंग से बचना भी चाहिए। और जंग से हमें बचना चाहिए और हम दिफा का हक रखते हैं। और रात को भी हमने अपने दिफा किया है भरपूर तरीके से। हमारी अफवाज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमें फ़ख्र है उन पर जिस तरह उन्होंने जवाब दिया है। तो लेकिन हमारी अब ये ख्वाहिश है कि इस खित्ते में अमन हो। और पॉलिटिकल फोर्सेस का कोई कमज़ोरी तो अब पता इंडिया को भी चल गया कि पाकिस्तान दबने झुकने वाला नहीं है। और जितना मर्जी बड़ा वो मुल्क हो, जितना मर्जी वो दुनिया से नए तैयारे खरीद ले, टेक्नोलॉजी खरीद ले, ना हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, ना हम हिम्मत में, ना जज्बे में, ना ईमान में, और कौम की यकजहती में भी हम उनसे पीछे नहीं है। तो मेरे ख्याल है ये जवाब कौमें इसी तरह देती हैं। कुछ कॉस्मेटिक जवाब होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल जवाब। हमने प्रैक्टिकल भी जवाब दे दिया और एक पार्लियामेंट के जरिए भी एक जवाब दे दिया, सफारती तरीके से भी हम जवाब दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब मजीद हमें भी एक अच्छे सफारतकारी के जरिए एक अच्छी कौम की तरह बिहेव करना चाहिए। अच्छा, जिस तरह चेयरमैन बिलावल की आज की स्पीच थी, उन्होंने एक बात की, देखें चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो चाहे वो बिलावल साहब हो, दोनों की स्पीच में एक चीज मैंने कॉमन देखी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप आए, आपने हम पे अटैक किया, हम 10 जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमने सिर्फ वो 5 जहाज गिराए जिन्होंने हम पर अटैक किया। जिन्होंने अटैक नहीं किया उनको वापस जाने दिया गया। इसका मतलब
कि उन्होंने पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन शो किया है। फिर बिलावल साहब की स्पीच में एक बात थी कि ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर 2-3 साल बाद आप उठे और एक दहशतगर्दी अगर जम्मू कश्मीर में होती है या मुंबई में होती है, आप उठ के पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दें। पाकिस्तान तो खुद दहशत, यानी ये दहशतगर्द पाकिस्तान और इंडिया को आमने सामने, यानी इसमें भी एक रिस्ट्रेन का मैसेज है। दूसरी जानिब से रिस्ट्रेन का कोई मैसेज नहीं आ रहा। दुनिया की भी बड़ी 2 नंबर चेहरा एक नजर सामने आया है। इजराइल में जो कुछ हो रहा है वो दहशतगर्दी इनको नजर नहीं आ रही, और हम तो दहशतगर्दी का शिकार मेरे ख्याल में पिछले 20-30 सालों से तो हम भी देख रहे हैं जी। अफगान वार भी थी तो अमेरिका की वार थी, पाकिस्तान ने तो उसमें खोया। हमारे तो मुसलमान भाई अफगानिस्तान में भी मरे, पाकिस्तान में मरे, पख्तून अफगानिस्तान में मरे या KPK में मरे, हमारे ही पख्तून मुसलमान भाई था ना, तो वो भी मरे। तो इस खित्ते में जंग भी आप छोड़कर चले गए, इस खित्ते को एक तोहफा देकर दुनिया चली गई। खुद दुनिया अमन की पुजारी है, नोबल इनाम बांट रही है, और हमें हमारे बच्चों को कलाशनकोफ दिया, कलम छीन के कलाशनकोफ दिया। मेरे ख्याल में एज ए कौम अब हमें भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, और दहशतगर्दी का शिकार है, बात करते हैं। वे फॉरवर्ड यही है कि मैं समझता हूँ। उसमें मेरा एक सवाल है चंद साहब, सॉरी टू इंटरप्ट। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एलामिया आज जारी कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने आज ये कह दिया कि मैं अपोजिशन के चैम्बर में जाके इनके साथ बैठने को तैयार हूं। कल अली जफर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब पार्टीज हेड की एक APC बुलाएं, वो इन कैमरा हो और मुशावरत के साथ जो है वो आगे बढ़ा जाए। ऑल दो अब तो इख्तियार जो है वो मुसल्लह अफवाज के पास है कि वो तयन करें वक्त का भी, स्केल का भी, और जो उन्होंने करना है। देखिए, इख्तियार उनके पास है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स जो है, पार्लियामान है, इस मुल्क में पार्लियामानी निज़ाम है, चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जी। अभी भी मेरे ख्याल में जितनी अच्छी उन्होंने स्पीच की है उसी तरह प्रैक्टिकली भी उनको करना चाहिए। ये भी एक समझें कि आप के असाबी जंग आप जीतेंगे अगर आप कौम को मुतहिद कर जाते हैं। इस क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटी ये आप अवेल कर जाते हैं तो ये बहुत बड़ी एक लीडरशिप का मैं समझता हूँ इम्तिहान है, और उस इम्तिहान से पास हो गए आप, और ये अच्छा क्रेडिट जाएगा, गवर्नमेंट को क्रेडिट जाएगा, और पीपल पार्टी उसके लिए तामन हर सूरत करने के लिए तैयार है। पीपल पार्टी चेयरमैन बिलावल ने असेंबली में भी, असेंबली के बाहर भी यही कहा है, और प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी स्पीचेस की हैं, और पॉलिटिकल लीडर्स ने भी, गौर खान ने, सब ने। तो मेरे ख्याल में हमें अपना हाउस इन ऑर्डर भी करना चाहिए, हमें एक इकट्ठा जॉइंट ये जिस तरह रेजोल्यूशन लाए हैं, हमारा एक जॉइंट ही सोच भी होनी चाहिए और ऑपरेशन भी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इख्तियार तो हमने बेशक फौज को दिया है, लेकिन अल्टीमेटली अवाम की सोच प्रिवेल करती है। चले नदीम अफजल चंद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। चंद साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने की है, जवाब हमने रात को दे दिया है, और फिर भी पूरी कौम का अगर फैसला होगा, मुसल्लह अफवाज को इख्तियार दे दिया गया है, जवाब देना चाहिए, लेकिन अमन का भी सोचना चाहिए। और रिस्ट्रेन का मुजाहरा पाकिस्तान ने अब तक किया है, तो वो रिस्ट्रेन की भी साथ साथ बात कर रहे हैं। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिया लोधी और एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब भी सुना। आज उन्होंने कौमी असम्बली में जिस तरह से स्पीच की, चेयरमैन बिलावल जो हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने जिस तरह से स्पीच की, और फिर सबसे बढ़कर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया था, बड़े दो टोक अल्फाज में जो इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया, पाकिस्तान ने कल रात ही मुंह तोड़ उनको जवाब दे दिया। 5 जेट इंडियन तैयारे, जिस पर आगे अगले सेगमेंट में चलकर हम तफसीली बात भी करेंगे कि कहां कहां उन्हें मार गिराया गया, और उनकी एक सबूत के तौर पर BBC की जो वीडियो है वो भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त जो है बड़ा सिंपल मैसेज है पाकिस्तान का कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं वो आपको इजाजत देती हैं कि जो मुल्क, अगर एक मुल्क आपके खिलाफ एग्रेशन करता है तो आपको भरपूर राइट हासिल है कि आप उसको जवाब दें, और उससे बढ़कर जवाब दें। इस वक्त डॉक्टर मलिया लोधी साहिबा अमेरिका में, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक मुस्तकिल मंदूब रह चुकी है। डॉक्टर साहिबा, 2 मरतबा आपसे इंटरव्यू किया इस सारी सूरत हाल पर, आपने यही कहा था ऐसा लग रहा है कि अब अनअवॉइडेबल है और इंडिया कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हमने देखा कि उन्होंने किया भी, अब पाकिस्तान ने भी कल रात जवाब दे दिया, लेकिन पाकिस्तान अब ये कह रहा है कि हमारे पास हक है कि 2 कदम बढ़कर अब जवाब दें। इसका मतलब कि ये एस्केलेशन मजीद बढ़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इंडिया ने मुख्तलिफ शहरों को टारगेट किया, और मेनलैंड पाकिस्तान में उनका अटैक सिर्फ आज़ाद कश्मीर पे नहीं
बल्कि मेनलैंड पाकिस्तान पे मुख्तलिफ शहरों में। सो दिस वेंट बियॉन्ड द अटैक जो कि पिछली दफ़ा इंडिया ने किया था 2019 में। और फिर उन्होंने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है नीलम वैली में, उसको भी निशाना बनाया। सो इस हवाले से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया का अटैक काफ़ी वाइड स्केल था और सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई, जिसका आपको मालूम है। 26 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। पाकिस्तान की तरफ से जाहिर है एक रिस्पांस ज़रूर गया कि पाकिस्तान ने 5 इंडियन एयरक्राफ्ट को गिराया और एक ड्रोन को भी। और उसके अलावा इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इंडियन पोस्ट्स हैं, काफ़ी सारे जो हैं उनको पाकिस्तान की अफवाज जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही है। इसके अलावा जो श्रीनगर का हेडक्वार्टर था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उस पर भी पाकिस्तान ने हमला किया। लेकिन जैसे आपने देखा, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद जो स्टेटमेंट इशू हुआ, उसमें तो यही कहा कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू टेक रिटेलिएटरी एक्शन। तो अभी ऑल इंडिकेशंस आ कि अभी एक्शन लेना बाकी है, यहाँ बात नहीं रुकेगी। और उस हवाले से जाहिर है सवाल तो ये पैदा होता है कि ये अगर इस तरह से होता है तो फिर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होगा? क्या एस्केलेशन इससे बढ़ेगी या बात फिर इसी जगह पे रुक जाएगी? तो इसका तो जवाब हमें आइंदा दिनों में मिलेगा। लेकिन जाहिर है ये एक बहुत ही संगीन, सीरियस, डेंजरस सिचुएशन। अच्छा डॉक्टर साहब, एनएससी के एलामिया देखें या मुसल्लह फौज को ये इजाजत कि आप ऑपरेशन का टाइम स्केल और जगह चूज करने में आपको मुकम्मल इख्तियार है। यही इख्तियार 10 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी फौज को दिया था और हमने देखा उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया। इसके बाद क्या इम्कानात मौजूद है? क्योंकि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड तो कल रात बड़े अच्छे तरीके से कर दिया था, क्या इसके अब इम्कानात मौजूद है कि पाकिस्तान इसी पर इक्तिफा कर ले और जवाबी कार्रवाई ना हो, या अब पाकिस्तान को डिटरेंस एस्टैब्लिश करने के लिए अटैक करना पड़ेगा? पाकिस्तान की तो कैलकुलेशन और ज़रूरत यही है कि डिटरेंस को रीएस्टैब्लिश करने के लिए और ये मैसेज भेजने के लिए, इसलिए कि देखें भारत हर 2-3 साल बाद पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करता है, बॉर्डर को क्रॉस करता है और एक्शन लेता है, या लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करता है या इंटरनेशनल बॉर्डर को। तो अगर डिटेरेंस को रीएस्टैब्लिश करना है तो पाकिस्तान को फिर ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि इंडिया जो कर रहा है पिछले चंद सालों से, वो न्यू नॉर्मल नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। और उसी को काउंटर करने के लिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान कंसिडर कर रहा है कि किस किस्म का उनको फर्दर एक्शन लेने की ज़रूरत है, जिससे कि डिटेरेंस जो है वो रीएस्टैब्लिश हो सके। इंडियन एग्रेशन पर जो इंटरनेशनल रिएक्शन आया डॉक्टर साहबा, और सर ट्रम्प का वन वर्ड शेम, अब बाकी दुनिया से भी जो आया उसको कैसे रीड किया जाए, देखा जाए? क्या किसी ने खुलकर आपके ख्याल में इस एग्रेशन को कंडेम किया जिस तरह करना चाहिए था? सारे इस वक्त तो रिस्ट्रेन की बात कर रहे हैं। जो मेन रिएक्शन है वो तो यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है कि ये बात आगे ना जाए और कोई अनकंट्रोल्ड एस्केलेटरी साइकिल ना कोई शुरू हो जाए जो फिर किसी के काबू में नहीं रहेगा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो जाहिर है ये कंसर्न है, और कॉल्स हैं, जैसे आपने भी कहा, कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट जी। अब ये है कि हमने ये भी देखा कि अमेरिका की तरफ से खासी डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बढ़ चुकी है। इनफैक्ट बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी जो है वो जारी है इस हवाले से कि अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उसने ऑफिशियल्स को कॉल किया है पाकिस्तान साइड पे भी और इंडियन साइड पे भी। और सो अमेरिका की फिर जाहिर है कोशिश यही है कि किसी तरह से ये बहरान जो है, ये क्राइसिस है, वो डिफ्यूज़ हो। याद रहे आपको कि पिछले चंद क्राइसिस जो हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, हर दफ़ा अमेरिका ही आके डिफ्यूज़ कर सका है। तो अमेरिका ने एक, आप कह सकते हैं, फायर ब्रिगेड का रोल प्ले किया। इट केम इन टू पुट आउट द फायर्स, क्राइसिस मैनेजमेंट की उन्होंने। तो अब भी मैं समझती हूँ कि इसके आसार हैं, इंडिकेशंस हैं कि द यूएस विल प्ले अ रोल टू डिफ्यूज टेंशंस। अच्छा, ये फ्यूज में रोल तो वो प्ले कर सकता है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब ऐसे भी हो सकता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट ही ना करे? मतलब जिस डिटेरेंस के एस्टेब्लिश करने की आपने बात की, अगर सालिसी अमेरिका की या किसी की भी इस हद तक हो जाए और पाकिस्तान पर प्रेशर आ जाए कि जो हो चुका है बस वो हो चुका है, अब रहने दें, ऐसा हो सकता है? मैं नहीं समझती कि इसका इम्कान है।
पाकिस्तान ने जो कहना था कह दिया है और जो करना होगा वो करेगा। वो अपने मुफाद के मुताबिक करेगा, किसी और मुल्क के मुफाद के मुताबिक नहीं करेगा। बाकी जो मर्जी मुल्क कहता जाए, हमें जो भी एडवाइस दे, लेकिन हमें तो अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। एंड मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान विल एक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट ऑफ। क्रक्स ये था मलिया लोधी साहिबा का कि पाकिस्तान को डिटेरेंस क्रिएट करना पड़ेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट में, और वो फोर्स ही करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा ही करेगा। कल रात 5 जेट तैयारे इंडिया के पाकिस्तान एयरफोर्स ने मार गिराए, जिनमें 3 रफाल तैयारे भी शामिल थे। एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एक इंटरेस्टिंग और डिटेल सेगमेंट है सबसे आखिरी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की जानिब से हालिया दिफाई कार्रवाई में इंडियन फिजाइया की 3 रफाल तैयारों समेत मजमूई तौर पर 5 जंगी तैयारे तबाह किए जाने के बाद रफाल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स जो हैं उसमें नुमाया कमी वाकई हुई है। रफाल तैयारा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल जंगी तैयारे तस्वुर किए जाते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह तैयारा इंडियन पंजाब में बठंडा, मकबूजा कश्मीर में औंतीपुर के इलाके में 2, इखनौर में 1 और 1 श्रीनगर में मार गिराया। दूसरी जानिब पाक फिजाइया के जेर इस्तेमाल JF-17 और J-10C बनाने वाली चाइनीज तैयारा साज कंपनियों की शेयर की कीमत में 18.8% इजाफा हो चुका है। आपको बताते चले कि इंडिया और फ्रांस के दरमियान 36 जो जेट तैयारे हैं उसकी खरीदारी का मुआहदा 2016 में हुआ था, और 59,000 करोड़ इंडियन रुपए के मुआहदे में इंडिया की ओपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस ने बदउनवानी के इल्जाम आयद किए थे। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज की फाइनेंशियल क्राइम ब्रांच ने इब्तिदा में तहकीकात से इनकार किया था, जिस पर एक तहकीकाती वेबसाइट मीडिया पार्ट ने PNF और फ्रांस की इंसदादे बदउनवानी एजेंसी पर इस सौदे में मुबैना बदउनवानी को दबाने का इल्जाम आयद किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया पार्ट ने अप्रैल 2021 में दावा किया था कि फ्रांस की तैयारा साज कंपनी वसाल्ट एविएशन ने इस सौदे के लिए ब्रोकर को लाखों यूरोस कमीशन में दिए। यह कमीशन उन इंडियन एहलकारों को बतौर रिश्वत दिए गए जिन्होंने इस सौदे में मदद फराम की थी। ताहम डिसॉल्ट ने कहा था कि ग्रुप की ऑडिट रिपोर्ट में इस किस्म की बदउनवानी का सबूत नहीं मिला। इंडिया ने 1 माह पहले फ्रांस से 26 रफाल फाइटर जेट खरीदने का मुआहदा किया, जिसमें से 3 आज कल रात को गिराए गए। अब इनकी मजमूई मालियत जो है, जो तैयारे खरीदे गए, $8 अरब है। उनकी डिलीवरी 3 बरस बाद यानी 2018 उसमें जो है वो शुरू होगी। तो नाज़रीन, जो रफाल तैयारे हैं और जो 5 जेट तैयारे गिराए गए हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब। लेकिन उनके पास जाने से पहले एक सबूत आपको दिखा दें कि ये जेट तैयारे कहां पर मारे गए, कैसे वो गिरे। BBC उर्दू सर्विस की एक रिपोर्ट है, एक क्लिप है, वो आप देखिए और फिर हम चलते हैं एयर मार्शल साहब के पास। ज़ेर-ए-निज़ाम कश्मीर के पुलवामा जिले में हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें यकीन है कि वो एक जेट तैयारा है जो गिरकर तबाह हो गया है। तो नाज़रीन, आपने BBC उर्दू का एक क्लिप देखा मकबूजा कश्मीर में। रियाज मसरूर BBC के बड़े कॉम्पिटेंट रिपोर्टर हैं। एक जेट तैयारा जो कि पाकिस्तान ने मार गिराया, वो मकबूजा कश्मीर के अंदर जाके गिरा। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब। मसूद अख्तर साहब, कल जो पाक फिजाइया की जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, बताया गया कि इंडियन फिजाइया के 5 जो जेट्स हैं वो गिराए गए, जिनमें 3 राफेल तैयारे, एक MiG-29 लड़ाका तैयार और एक SU तैयारा था। ये बताइएगा ओवरऑल आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, और राफेल जो तैयारे हैं इसकी एक स्टोरी भी है। प्लीज ओवर टू यू एयर मार्शल साहब। As a sky blue warrior, Shoaib, Adil, I am really proud of myself today. These young guns, इन्होंने हमें प्राइड एंड जॉय दिया फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स और स्क्वाड्रन लीडर्स ने। क्यों? आपको याद होगा कि मोदी ने कहा था स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद कि अगर काश हमारा रफाल होता तो अभिनंदन ना गिरता। लेकिन देयर इज अ डीपर स्टोरी। जब LCA तेजा उन्होंने बनाया तो जो कि JF-17 से 10 साल पहले आया था ड्राइंग बोर्ड पे जी, तो दिस वाज सपोज टू रिप्लेस 5 एरोप्लेन्स, MiG-21, 23, 27, 29 एंड जैगुआर। आज तक एक फाइटर स्क्वाड्रन नहीं वो दे सका, और आज माशाल्लाह JF-16 की 5, 6, 7 स्क्वाड्रन, जिस तरह के 3 ब्लॉक 3 हैं, वो स्टोरी बाद में जी।
तो इंडियन एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बिटरली कंप्लेन किया कि 40 जहाज नहीं दे सके, so they quickly went for Rafale even before Swift retort. अच्छा, Rafale आ गए. Air Chief Marshal Sidhu was very smart. He aggressively inducted the J-10C और gruel ट्रेनिंग के बाद within 6 months he took this into combat in Operation Marg Bar समाचार से बैटल हार्डेंड है. अच्छा, कल क्या हुआ फाइनली, और JF-10 और ब्लॉक 3 JF-17 जो हैं, दोनों का ईसा रेडार है विच इज अ फेस एरे रेडार जो कि बेहतर होता है. अच्छा, और दोनों के पास PL-15 मिसाइल है. आज सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? चाइनीज कंपनी. एक बार मैं देख रहा था इमेज कि JF-17 और J-10 के जो शेयर्स है ना कंपनीज के, उदय शॉट अप जी, और जो रफाल का है वो गिर गया है. दैट इज बिसाइड्स. तो व्हेन दे वेंट इनटू कॉम्बैट, तो याद रखिए कि आपके नाजरीन व्यूअर शायद इसको जब तक कोई एक फाइटर पायलट ना हो वो विजुअलाइज नहीं कर सकता. 70 जहाज उनके थे लेड बाय सुखोई 30 दैट फायर द स्मार्ट वेपन्स. अच्छा, उन्होंने अपनी एरिया में फायर कर लिया, बट दैट वाज वॉर. तो बाय देन वी हैड स्क्रैम्बल्ड आवर एरोप्लेन और वो वहां पहुंच गए थे. वो पहुंचे तो हमने भी BBR फायर किए, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल उन्होंने भी फायर किए. सो ऑल ऑफ अ सडन 100 जहाज, 70 उनके, 30 हमारे 30 सिर्फ थे. अच्छा, और वो वहां पे घूम रहे थे और 1 घंटे की ग्रोलिंग BBR फाइट हुई. ये एयर कॉम्बैट हिस्ट्री में कभी नहीं हुई. दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड पाकिस्तान हैज मेड इट हैपन. तो जब वो फाइट खत्म हुई तो आई ओनली विश, आपको तो मैं नहीं ब्लेम करूंगा, नो प्राइम मिनिस्टर, नो डिफेंस मिनिस्टर, नोबडी कैन एक्चुअली विजुअलाइज एंड एम्पैथाइज के एक 30 साल का फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसकी इमोशनल हालत क्या हुई होगी. आगे भी जहाज, पीछे भी जहाज, दाएं भी जहाज, बाएं भी एनिमी का जहाज, और उसने मनूवर कर रहा होगा और उसके साथ एवैक्स होगा. और इमेजिन के ऑपरेशंस रूम में चीफ और उसका एयर स्टाफ जो देख रहा था और जो कॉम्बैट कंट्रोलर्स कंट्रोल कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ कि 1 घंटा फाइट हुई है. एट द एंड एयर चीफ रिट्रीव्ड हिज पैकेज, पूरा वापस आया. मगर उससे पहले जो भावलपुर वाला था वहां पे भी एक पैकेज गया था. अच्छा, चीफ डिसाइडेड टू पुल दैट पैकेज बैक बिकॉज अगर वहां पे जहाज गिरते तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस गिरने थे. नाउ दैट हैड इम्प्लीकेशंस. यहाँ पे जितने जहाज गिरे उनके 5 वो गिरे उन्हीं की तरफ, लेकिन वो LOC डिस्प्यूटेड एरिया में गिरे. ठीक है, दैट हैज इम्प्लीकेशंस. अच्छा सर, आपने बड़ी डिटेल डिस्कशन दी और ऐसी स्टोरी नरेट की जो पूरे दिन मैंने तो कई मीडिया पे नहीं देखी कि एक इंटेंस फाइट थी पूरा 1 घंटा JF-10 JF-17 वर्सेस राफेल. और इस वक्त JF-17 और 10 के शेयर जो हैं वो शूट अप कर चुके हैं, राफेल के शेयर जो हैं वो गिर चुके हैं. एक तैयारा सर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ जो मलबा BBC उर्दू सर्विस ने दिखाया, तो इसका मतलब दोनों तरफ से, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों तरफ से ये अटैक हम पर हुआ है. एब्सोल्यूट, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से नहीं हुआ है जी. मतलब वो आए हैं इंडिया की तरफ से, हम इधर वेस्ट की तरफ से गए हैं जी. और हमारा मिक्सअप हुआ है. वेस्ट के ऊपर हमारा अटैक नहीं, हम पे कोई अटैक नहीं हुआ. बस ये 70 जहाज इंडियन थे, 30 हमारे थे. दे मिल्ड अराउंड फॉर 1 आवर एंड ट्राई टू शूट ईच अदर, और इन दी एंड हमने पुल बैक किया अपना पैकेज. तो उनके 5 जहाज गिर चुके थे और 5 के 5 LOC की उस तरफ गिरे. बट ये वॉर सिचुएशन है. ठीक है. अच्छा सर, मुझे बताइएगा, अगर हम कंपैरिजन करें इंडियन एयरफोर्स का पाकिस्तानी एयरफोर्स का रिसोर्सेज में, देखिए इंडिया, हम माने या ना माने, इज बिकमिंग द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वेरी सून बाय सरपासिंग जापान. रिसोर्सेज में हमारा और उनका मुकाबला नहीं है, लेकिन हम बता देता हूं कन्वेंशनल वक्त नहीं. जी. नो, लेट मी टेल यू सर, बड़ी इकोनॉमी, उनके $5 बिलियन उनका बजट है, हमारा कोई बिलियन के करीब है. उनकी 45 सैंक्शन स्ट्रेंथ है और टोटली है 32 उनकी फाइटर स्क्वाड. हमारी जो है इस वक्त 18, 19, 20 है. वेयर इज द प्रॉब्लम? उनकी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं हुई है.
ये मैंने बता दिया आपको, तेजा का जो फियास्को हुआ है, और क्योंकि तेजा नहीं आ रहा और उनके बाबुओं ने, बिकॉज द मिलिट्री इज स्क्वेयरली अंडर द सिविलियन लीडरशिप, सेक्रेटरी को जहाजों को तो पता नहीं है, तो सारे फैसले गलत करता है, मतलब मुबहिम होते हैं। सो द नेट रिजल्ट कि इंडियन एयरफोर्स इज नॉट इन गुड शेप, तो हमें अफसोस होता है, बल्कि बट वो इट्स अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, हमें कभी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए और अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह ने स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी हमें कामयाबी दी, बट वी हैड आवर ओन बिलीफ। लाइकवाइज सिद्धू जो एयर चीफ हैं, उनकी बिलीफ थी, और मेरी बात हुई थी कुछ, और मैंने बहुत सारी चैनल्स पे कहा था, सिद्धू साहब का मैसेज है, be under no illusion, we will hit them hard and very hard because we have trained very hard। और उसके साथ उन्होंने कहा था कि be under no illusion के unlike स्विफ्ट रिटॉर्ट ये रिस्पॉन्स हमारा ऑल आउट होगा, कंपैटिबल प्रोपोर्शनेट, जो ग्रेजुएटेड नहीं होगा कि उन्होंने जितना किया उसे थोड़ा ज्यादा कर दें या थोड़ा कम कर दें। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम होगा, and he proved equal to the task, and I think he is done, and our young guns जो J-17 और J-10 के पायलट्स हैं और F-16 के पायलट्स हैं, they have done us absolute proud। ठीक है, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस नाज़रीन। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाह ज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।